तो पिछली क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें बेसिकली हमने अलग अलग प्रकार के जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनके बारे में बातचीत की थी, राइट। तो अभी थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, हार्डली 1 या 2 दिन की क्लास और बाद में ये चैप्टर अब हो गया आप लोगों का ओवर। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल की क्लास का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मुझे हेक्सागोनल जो रहता है आपका यूनिट सेल, उसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी रहती है, उसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करनी है एंड वी आर डन। ठीक है, तो देखो जो पहला सवाल है इसमें आपको क्या बोला गया है कि पोटेशियम फ्लोराइड एक NaCl टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया कि NaCl टाइप का स्ट्रक्चर शो करने का मीनिंग क्या है। अगर कभी भी तुमको ये वर्ड दिखे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी क्लोराइड आयंस हैं वो क्लोराइड आयंस FCC पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे। आपके पास जितने भी Na पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। यही थी कहानी, हाँ ऐसी कुछ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है Na+ में, Cl- में, उनकी फॉर्मूला यूनिट वगैरह कितनी कितनी होती है, ये सारी बातचीत हम कर चुके हैं। तो जो सारी बातचीत उस दिन NaCl के लिए वैलिड थी वही सारी बातचीत आज के दिन के लिए Kf के लिए भी वैलिड होगी, क्योंकि क्वेश्चन वाला ऐसा कह रहा है कि Kf उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। इसीलिए अगर वो नहीं कहता तो हम नहीं करते, बट क्योंकि उसने कहा है तो इसलिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ में जिस दिन हमने NaCl यानी कि रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो एक पॉइंट हमने और पढ़ा था। जैसे ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका ईच आयन है उस ईच आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, और आपके Na पॉजिटिव का भी 6 होता है और साथ ही साथ में Cl नेगेटिव का भी 6 होता है। इवन इन दोनों की अगर आप अपोजिट स्टेटमेंट बनाना चाहें, अपोजिट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट स्टेटमेंट का मतलब Na पॉजिटिव को FCC में रखना चाहते हो और जो Cl नेगेटिव है उसको ऑक्टाहेड्रल में रखना चाहते हो, तो ये अपोजिट स्टेटमेंट भी आपके NaCl के स्ट्रक्चर के लिए क्या होती है, ट्रू बैठती है। यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं वो फार्मूला यूनिट्स यहाँ पे कितने होते हैं 4, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। फिर हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर FCC के पैटर्न को फॉलो करता है, राइट, अगर कोई स्ट्रक्चर FCC के पैटर्न को फॉलो करता है तो FCC के पैटर्न को फॉलो करने वाले स्ट्रक्चर्स के साथ क्या होता है आप लोगों का 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू कितना, A फॉर एप्पल। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, अब क्वेश्चन में बस आप डेटा को देखते चलो। डेटा में क्या बोला है कि रेडियस ऑफ K पॉजिटिव 132 है, मतलब आपको रेडियस ऑफ कैटायन इज गिवन दैट इज 132 पिकोमीटर। साथ ही साथ में F नेगेटिव आयन कितना दिया है 135, यानी कि रेडियस ऑफ अनायन ये आपको दिया है 135 पिकोमीटर। अब वो देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में कैसा होता है, यही सारी वो लैंग्वेजेस होती हैं जो एक स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है JEE के पेपर में। देखो पहले उसने पूछ लिया शॉर्टेस्ट KF का डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट K और F के बीच का डिस्टेंस। फिर उसने पूछ लिया एज लेंथ, एज लेंथ यानी कि A फॉर एप्पल, और फिर उसने पूछ लिया क्लोजेस्ट K का डिस्टेंस। तो एक छोटे से हमारे दिमाग में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार सॉलिड स्टेट में इन टॉपिक्स के नाम पे तो कुछ पढ़ाया नहीं था, बट पूछने को तो इतना सारा पूछ रहे हैं। पहले गहरी लंबी सांस लो, खुद को चिल करो कि अच्छा चलो ठीक है देखते हैं जो होगा हो। पहले तो A कैलकुलेट किया जा सकता है ना, मतलब पार्ट B इस क्वेश्चन का कैलकुलेट किया जा सकता है। खैर कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये वाला रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मैं अगर इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करूँ तो 132 और 135 इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 267। 267 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 534 पिकोमीटर, यानी कि एज लेंथ तो यहाँ से सीधा सीधा निकल कर आ गई 534। अब बात आता है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट
के नेगेटिव और एफ पॉजिटिव के बीच का वो डिस्टेंस पूछ रहा है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो क्लोजेस्ट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो पहले तो थोड़ा सा हम पुरानी क्लासेस में जाते हैं। पुरानी क्लासेस में जाकर जहाँ पे जिस दिन मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टॉपिक पढ़ाया था, किधर था यार कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टॉपिक, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया है, मेरे को वहाँ पे रिकवर करने दो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको ज़रा रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर के टॉपिक को देखो। अब जो NaCl है वो एक FCC स्ट्रक्चर शो कर रहा है, याद आया? ओके, तो NaCl अगर एक FCC स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस दिन हमने FCC के बारे में पढ़ा था तो उस दिन मैंने क्या बताया था कि FCC में जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होता है ना, जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो मैंने कितना बताया था, √2a/2। यानी कि वो आपको बेसिकली जो उसका थर्ड पार्ट है कि K और K के बीच में जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है आप वो बताइए, वो बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है। मैडम लेकिन क्लोजेस्ट का मतलब और शॉर्टेस्ट का मतलब तो सेम ही होता है ना, तो फिर इनडायरेक्टली K और F के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि उस दिन हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर का ये पूरा पढ़ाई लिखाई की थी तो मैंने चीख चीख के कहा था कि हम ये पॉसिबिलिटी मानकर चल रहे हैं कि जो सिस्टम आपके पास है, जो सॉलिड आपके पास है, वो एक ही टाइप के एटम से कंपोज है, यानी कि आयरन आयरन आयरन, कॉपर कॉपर कॉपर, नो आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर क्लोजेस्ट डिस्टेंस या कोऑर्डिनेशन नंबर के आपने जो कंसेप्ट डिराइव किए हैं ये सेम टाइप के सॉलिड्स के लिए किए हैं, जिनमें तो सेम टाइप के एटम्स है, नॉट सॉलिड, प्लीज़ करेक्ट इट। तो यहाँ पर जो पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पहला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, √2a/2। इसी दिन के लिए तुमको वो पूरा चार्ट लिखवा कर दिया था। यानी कि बेसिकली वो आपसे जो पार्ट सी है उस पार्ट सी में वो ये पूछना चाह रहा है, अगर वो क्लोजेस्ट K और K के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो क्लोजेस्ट K और K का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी √2a/2। और यही क्यों, क्योंकि वो NaCl स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। अगर वो NaCl स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है तो FCC उसका होगा, और FCC के लिए पहला क्लोजेस्ट तो यही होता है। अगर मेंशन करता सेकंड क्लोजेस्ट, थर्ड क्लोजेस्ट, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करती। इसीलिए वो पर्टिकुलर चार्ट मैंने कहा था बहुत ज़रूरी याद करने को। क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप डिराइव नहीं कर सकते, बट अगर आपको याद रहेगी तो कितना अच्छा होगा। फटाफट लिखा, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। सो √2 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 534/2। तो खैर ये तो कट फिट के उतना ही आ जाना है। कितना आ जाएगा ये वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी, 267 √2। मैं √2 की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर रही हूँ और इस आंसर को मैं इतने में ही √2 के टर्म्स में मैं छोड़ देती हूँ। तुम चाहो तो 1.414 पुट कर सकते हो या फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब जो इसका पार्ट ए है, इस पार्ट ए की क्या कहानी है, जिसमें वो शॉर्टेस्ट के नेगेटिव और एफ के डिस्टेंस को पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट के नेगेटिव और के पॉजिटिव और एफ नेगेटिव का डिस्टेंस कौन सा वाला होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन ज़रूरी है। जैसे कि अब हमें पता है कि ये एक NaCl स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, राइट, हमें पता है कि ये एक NaCl स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। तो ऐसे में इसके जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो कॉर्नर्स को कौन ऑक्यूपाई करके रखेगा, क्लोराइड आयन। अब जब क्लोराइड आयन कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करके रखता है तो कैसा रहता है वो, इस तरीके से। यानी कि अगर मैं ये सेंटर मानकर चलूँ तो आधा पार्ट, एग्जैक्टली आधा तो नहीं बोलते हैं इसको, सिर्फ 1/8 पार्ट, ठीक है, 1/8 पार्ट एटम का अंदर रहता है यूनिट सेल के। बाकी का जो 7/8 पार्ट है वो किसी दूसरे यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा होता है। बट इतना तो हमको पता होता है ना कि अगर मैं इसको सेंटर O कहूँगी और अगर मैं इसको लेट से कहूँगी कि ये उसका सरकमफरेंस वाला पॉइंट है, तो ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये रेडियस है किसका, फ्लोराइड आयन का। सिमिलरली जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ पे भी सेंटर होगा, यहाँ से भी एटम अंदर होगा, ठीक है, उस तरफ से भी एटम क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, उस तरफ से भी एटम क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अच्छा, खैर उतना परफेक्ट मेरी ड्राइंग बनी नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ से भी F नेगेटिव क्या होगा बताओ, यहाँ से भी ये F नेगेटिव होता है।
और अगर तुम्हें याद है कि हमने जिस दिन NaCl का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो बीच में यहाँ पर सोडियम प्लस आयन था जो कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूरा का पूरा ये पाथ कौन कवर करके रखा है, ये पूरा का पूरा पाथ किसने कवर करके रखा है, ये पूरा का पूरा डायमीटर वाला पाथ आप लोगों के किसने कवर करके रखा है, के पॉजिटिव ने कवर करके रखा है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि के और एफ इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है वो डिस्टेंस जो उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस वर्ड को ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस ऐसा पूछ ले, किसी भी दो आयंस के बीच का डिस्टेंस पूछ ले, तो वो बेसिकली होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि दोनों न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक आपके पास F नेगेटिव होना चाहिए, तो ये उसका न्यूक्लियस, सेंटर को हम एक एटम का न्यूक्लियस के जैसे ट्रीट करते हैं, या फिर न्यूक्लियस को एक एटम के सेंटर के जैसे ट्रीट करते हैं, और ये हो गया इस K का सेंटर। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये हुआ, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच का क्या हुआ, रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ व्हाट, पोटेशियम आयन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन आपको दिया है, पोटेशियम आयन आपको दिया है, सो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 कितना 67 पिकोमीटर। तो ये डिफरेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आयंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ व्हाट, एट सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये सारी कहानी होती है। और इसी तरीके के क्वेश्चन मेंस वगैरह के पेपर में सॉलिड स्टेट से बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही आसान होते हैं अगर आप थोड़ा सा अक्ल का प्रयोग करें तो। होता क्या है कि हम जब सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ने की अप्रोच ऐसी होती है, थेरी वाला चैप्टर है, गिन के 6 फॉर्मूले हैं, बट एक्चुअली में वो फॉर्मूले के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको देखना पड़ता है। आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है कि CaCl जो है उसका BCC अरेंजमेंट है। देखो मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था, कई किताबें ऐसी हैं जो इस चीज़ को ऐसा लिखती हैं कि CaCl का एक BCC अरेंजमेंट होता है। कहा था मैंने पढ़ाते वक्त, क्योंकि वो देखने से एक नज़र से आपको लगता है कि वो एक BCC अरेंजमेंट है, बट रियलिटी में क्या वो BCC अरेंजमेंट होता है? बिल्कुल नहीं। रियलिटी में वो BCC अरेंजमेंट नहीं होता है। रियलिटी में यहाँ पे जो CS पॉजिटिव होता है, ये CS पॉजिटिव किसको ऑक्यूपाई करता है? ये क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, मतलब क्यूब के बीचों बीच। और जो Cl नेगेटिव है ये किसको ऑक्यूपाई करते हैं? कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, किसको ऑक्यूपाई करते हैं? कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि CS पॉजिटिव क्यूबिकल वॉइड है, Cl नेगेटिव कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है, तो बेसिकली कॉर्नर्स ही तो ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, है ना? क्योंकि BCC आप किसे कहते हो? जब सेम टाइप के एटम कॉर्नर में भी हो और सेम टाइप के एटम बॉडी के सेंटर में भी हो। तो बॉडी के सेंटर में तो इस बार सेम टाइप है नहीं, तो इसको BCC कहना तो गलत है, बट मैक्सिमम बुक्स वाले कहते हैं, तो आपको उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है। अब देखो यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो आपको दी है 400 पिकोमीटर, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A की वैल्यू आपको दी है 400। अब आपको ये पूछना है कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस उस पर्टिकुलर सीशियम के बीच में और उस पर्टिकुलर क्लोराइड के बीच में कितना होगा। ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो देखो पहले तो ये लैंग्वेज का समझना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस किस बला को कहा जाता है। तो इनडायरेक्टली इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब भी वही है जो मैंने अभी आपको लास्ट सब पार्ट करवाया ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आयंस मतलब दो आयंस के बीच में, ठीक है, उनके न्यूक्लियसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को इंटर आयोनिक डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में उसका एम ये है, रेडियस ऑफ सीशियम प्लस और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन ये कितना होगा, आप ये ढूंढकर बताओ। अब कई लोगों को ये लगता है कि अरे इस बार तो ए फॉर एप्पल दिया है, पिछली बार तो कितना अच्छा था, दोनों आयंस के रेडियस दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से NaCl टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ट्रू था, तो वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि CaCl टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे खुद एक CaCl हो गया, दूसरा CsBr हो गया,
इस टाइप के लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से ट्रू है। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए। यानी कि अगर बीसीसी टाइप कोई स्ट्रक्चर है तो आप वहां पे सिंपली इक्वल टू ए नहीं लिख सकते, वो √3 टाइम्स ऑफ ए होगा। ठीक है, वो √3 टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा। डन। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? √3 ए टाइम्स के बराबर। क्यों होगा उसका भी जवाब है। अगर किसी बॉडी सेंटर की अगर आप बात कर रहे हो तो बॉडी सेंटर की एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है। बोलो क्या होती है वो बहुत बड़ी खास बात? कि इसके जो कॉर्नर एटम्स होते हैं और जो बॉडी के सेंटर का एटम होता है, वो कॉर्नर के आठों एटम वो बॉडी के सेंटर वाले एटम को टच कर रहे होते हैं। ये होती है उसकी खास बात। तो जैसे मान लेते हैं ये पर्टिकुलर एक एटम इस पर्टिकुलर कॉर्नर में, एक पर्टिकुलर एटम इस पर्टिकुलर कॉर्नर में है, तो जो बॉडी के सेंटर में रहेगा ना, अब खैर मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मेरा एटम थोड़ा अंडे शेप का बन गया है, बट वो इस तरीके से टच हो रहा होगा। और ये इनडायरेक्टली कौन है? ये इनडायरेक्टली बॉडी की डायगोनल है ना? नहीं लगता ये बॉडी की डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल कितने की होती है? √3 ए की होती है। और अगर मैं पूछूं ये डिस्टेंस कितने का है तो तुम बोलोगे मैडम ये रेडियस ऑफ अनायन है, ये डायमीटर ऑफ कैटायन है और ये रेडियस ऑफ क्या है? अनायन है। तो बेसिकली 2 रेडियस ऑफ अनायन और 1 डायमीटर ऑफ कैटायन, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन। यही तो हो गया ना रिलेशनशिप। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लिखकर दिया जाता है तो वो कैसे डिराइव हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ट्रू है। ठीक है, अब आपको ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ढूंढनी है और ए आपको दिया है। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इक्वल टू √3a/2 इंटू ए, जो कि कितना दिया है? 400। तो ये आ जाएगा 400 पिकोमीटर। तो आंसर विल बी 200√3 पिकोमीटर। तो ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस पता चल गया कि 2 आयंस के बीच का जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है वो इतना है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है और सोचना है पहले तो कि वो क्या पूछना चाह रहा है। और ये चीज़ तभी तुम लोगों को बता पाओगे या खुद सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। चलो एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ इसका। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो जेनॉन होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जेनॉन क्रिस्टलाइजेस इन FCC अरेंजमेंट। ये पर्टिकुलर जेनॉन क्या करता है? एक FCC अरेंजमेंट को फॉलो करता है। चलो ठीक है, और आपको यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है 620 पिकोमीटर। अच्छा, और उसके बाद अब यहाँ पे ये पूछ लिया है कि यहाँ पे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस क्या है। ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। अब सुनो, फिर से जो लैंग्वेज है, फिर से ये लैंग्वेज क्या हो गई है? चेंज हो गई है ना? कभी शॉर्टेस्ट बोलता है, कभी इंटर आयोनिक बोलता है, कभी इंटर न्यूक्लियस बोलता है। बताओ। और ऊपर से यहाँ पे डायमीटर भी पूछ लिया है। किसका डायमीटर पूछ लिया है? जेनॉन के एटम का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज, जेनॉन एक नोबल गैस है, यानी कि वो कभी कोई आयंस के फॉर्म में तो होगी नहीं। यानी कि अगर आपको जेनॉन का एक क्रिस्टल दिख रहा है तो वहाँ पे सिर्फ जेनॉन 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 वाली ही चीज़ें मिलेंगी। तो इनडायरेक्टली जो मैंने आपको भी पीछे PDF दिखाई थी ये कोऑर्डिनेशन नंबर की, उस कोऑर्डिनेशन नंबर की PDF में मैंने कहा था कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, राइट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आपके पास सेम टाइप के एटम्स हो, राइट। तो जेनॉन तो कि आयोनिक टाइप की कुछ चीज़ें बना नहीं सकता, और ये FCC अरेंजमेंट में भी है, और इसका नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पूछा है। तो यानी कि आप समझ जाओ कि NND बेसिकली क्या है? √2a टाइम्स बाई 2। ठीक है, जहाँ पे √2 और आपका a जो है वो हो गया 620/2। सो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 310 √2 पिकोमीटर। ये ऐसा तो कैसा है कि कई बार आप लोगों को जो डेटा दिया होता है उस डेटा में जो एटम का या उस पर्टिकुलर जिस भी चीज़ के क्रिस्टल का नाम दिया होता है, आपको सोचना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा क्या वो पर्टिकुलर क्रिस्टल, ठीक है, मेरा सेम टाइप से कंपोज्ड है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों से कंपोज्ड है। अगर सेम टाइप से कंपोज्ड है तो उसमें आपने जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट लगाना सीखा था उस दिन आप लगाइए एकदम बेखौफ होकर। ठीक है, चलो डन हो गया, बढ़िया।
अब यहाँ पे डायमीटर भी पूछ लिया है उसने जेनॉन का। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक गई। तो देखो जेनॉन एक FCC अरेंजमेंट को फॉलो करता है। ध्यान से सुनना, NaCl टाइप नहीं बोला है। NaCl टाइप अगर बोलता तो मैं क्या लिखती? 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू A, ये लिखती ना मैं। अभी उसने NaCl टाइप बोला ही नहीं है, उसने सिंपली क्या बोला है? FCC, नॉर्मल FCC, मतलब नो कैटायन नो अनायन। बेसिक बोर्ड्स वाली केमिस्ट्री। तो बेसिक बोर्ड्स वाली केमिस्ट्री क्या कहती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस। सो बेसिक बोर्ड्स वाली केमिस्ट्री कहती है कि एक FCC के लिए जो रेडियस होता है और उस रेडियस और A के बीच में ये रिलेशनशिप होता है 4R इज इक्वल टू √2A। यानी कि अगर मैं लिखूंगी 2 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल √2A/2, सो 2R यानी कि डायमीटर हो जाएगा जेनॉन का, और √2A/2 इज नथिंग बट अवर NND। सो NND और डायमीटर ऑफ जेनॉन यहाँ पे दोनों ही बेसिकली क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। तो जो ऊपर का आंसर था वही आंसर यहाँ पे भी है। तो इसीलिए जेनॉन अगर वर्ड दिख जाए मतलब समझ जाना कि वो सेम टाइप से है, और अगर सेम टाइप से है तो सारे कंसेप्ट इस पे वैलिड है। इस पे पैकिंग एफिशिएंसी के कंसेप्ट वैलिड हैं, इस पे रेडियस और ए के बीच के रिलेशनशिप के कंसेप्ट वैलिड हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला इस पे वैलिड है ना। इसके लिए नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर के कंसेप्ट वैलिड है। सब कुछ नॉर्मल चीज़ें ये इंजॉय कर सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो CaCl है, अब देखो वैसे मैं खुद तुमको 50 बार बोल चुकी हूँ कि कभी भी CaCl को आपने कभी भी BCC टाइप नहीं कहना चाहिए, राइट। कभी भी आपने BCC टाइप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में BCC टाइप होता नहीं है। क्योंकि BCC का मतलब क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम मस्ट बी इन कॉर्नर एज वेल एज इन बॉडी। तो CaCl में कॉर्नर्स में तो सारे एटम सेम होते हैं, बट बॉडी के सेंटर वाला एटम अलग होता है। सो यू कैनॉट कॉल्ड इट BCC, बट इट सीम्स टू अपीयर लाइक अ BCC। ये BCC के जैसा लगता है बट है नहीं, है ना। ये लगता है बट ये है नहीं। तो ऐसे केस में आपको उसी CaCl की बॉडी डायगोनल दी है। देखो हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही है। आप जो वो बहुत सारे 7 टाइप के सिस्टम्स पढ़ते हो ना, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, वो है ही नहीं हमारा सिलेबस। हमारा सिलेबस सिर्फ क्यूबिक है, बल्कि क्यूबॉइडल भी नहीं है, सोचो सिर्फ क्यूबिक है। और कुछ हद तक थोड़े बहुत क्वेश्चन हेक्सागोनल से वो पूछ लेता है, अदरवाइज वो भी ना पूछे। तो ऐसे में आपको CaCl का बॉडी डायगोनल दिया है, तो बॉडी डायगोनल चाहे वो FCC की दे, चाहे वो BCC की दे, चाहे वो सिंपल क्यूबिक की दे, भैया बॉडी डायगोनल जो है वो हमेशा √3 टाइम्स ऑफ A ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या बोल रहा है? ये जो CaCl के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ दे रहा है। जैसे बेसिक जानकारियाँ वो आपको क्या दे रहा है कि CaCl में जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो कॉर्नर में है और CS+ आयन सेंटर में है। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जानकारी पता है उसने क्यों दी? ताकि एक स्टूडेंट इस बॉडी डायगोनल को ऐसा लिख सके, बोलो कैसा, कि 2 टाइम्स व्हाट, 2 टाइम्स वो ये लिख सके 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ व्हाट CCl+ एंड 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल टू √3। ऐसा क्यों लिख सके ये मैंने आपको ऊपर डायग्राम के थ्रू देखो ये एक्सप्लेन भी किया था, है ना, इसीलिए वो ये जानकारी दे रहा है। बट जिस इंसान को पहले से पता है कि CaCl क्या है वो तो खैर सब कुछ जानता ही है। अच्छा अब देखो क्या बोला है उसने, इज 7 एंगस्ट्रॉम। अच्छा किसका 7 एंगस्ट्रॉम दिया यार उसने? ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से वो बॉडी डायगोनल दे रहा है 7 एंगस्ट्रॉम। तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपको पता है, मतलब इनडायरेक्टली आपको √3 टाइम्स ऑफ A इसकी वैल्यू पता है। उसमें से CS पॉजिटिव आयन है वो आपको 1.69 एंगस्ट्रॉम दिया जा रहा है, मतलब इसको 7.2 कर दो, मतलब 7/2 कर दो, और इसको 1.69 प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव कर दो। तो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव कितना आ जाएगा? 3.5 जो आप लोगों के पास है उसमें से आपने माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया? 1.69। ठीक है, तो माइनस कर दो, आंसर विल बी 1.81। ये ऐसे। तो जो स्टूडेंट फॉर्मूला रट्टा मार के बैठा है कि मैं फॉर्मूला रट्टा मार के बैठा हूँ, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूँगा, आंसर निकालूंगा, उसके लिए सॉलिड स्टेट है ही नहीं। हाँ, वो बोर्ड्स के लेवल तक की सॉलिड स्टेट डेफिनेटली बना सकता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने लायक जैसी कोई चीज़ नहीं आती। उसमें सीधा सीधा जो चीज़ें आती हैं, 1 मिनट, हाँ
हेलो। हाँ। अच्छा, कब आ मतलब कोई आ रहा है क्या अभी? उसको बोला 15-20 मिनट बाद निकलना। मैं अपना क्लास ले रही हूँ। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई फॉर्मूला मतलब पुट करने के विचार में है तो ऐसे फॉर्मूला पुट करने वाले लोगों के लिए मेंस में जेडबल के पेपर के सवाल खैर नहीं बनेंगे। हाँ, कभी कभार किस्मत अच्छी हो सकती है तो माइट भी, बट ऐसे में नहीं बनेंगे। इसमें विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी है या फिर वो जो लैंग्वेज बोल रहा है आप उस लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, ये सारे पॉइंट्स भी क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, डन। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो देखो कितने चुन्नू मुन्नू सवाल हैं। ये सवाल आते हैं 4 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाते हैं, जिसको नहीं आता है वो छोड़ देता है, तो यही रहता है भैया। चलो आगे बढ़ो। आप बोला है एक कंपाउंड ए बी है जो बीसीसी लैटिस का। देखो कंपाउंड ए बी बोल दिया है, मतलब ये समझ जाओ कि आयोनिक वाली चीज़ों की बातचीत हो रही है। एज लेंथ आपको दी है 380 पिकोमीटर, मतलब ए की वैल्यू आपको दी है 380 पिकोमीटर। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस इन द लैटिस, मतलब जो अपोजिट चार्ज आयंस होंगे लैटिस में, उस पर्टिकुलर लैटिस के अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच का आपको क्या निकालने का है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो इनडायरेक्टली पार्ट ए में जो पूछा जा रहा है वो दो अपोजिट आयंस के बीच का डिस्टेंस, मतलब उनके न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस वो काउंट करने को बोल रहा है। यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन चाहिए उसको प्लस रेडियस ऑफ अनायन कितना होता है ये, यानी कि उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए उनके बीच का, उनको उसके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ये सब वो तुम लोगों से पूछ रहा है। देख लेंगे। अब आगे बोल रहा है कि अगर कैटायन की रेडियस, ठीक है, आपको ढूंढनी है, अगर अनायन की रेडियस 175 पिकोमीटर होती है तो, और बोला जा रहा है कि कैटायन जो है वो क्यूबिक वॉइड में जाकर बैठ गया। तो जिस इंसान को CaCl का स्ट्रक्चर पता है तो वो तो बोलेगा इस मेरे लिए कोई नए शब्द नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि CaCl के स्ट्रक्चर में जो कैटायन होता है वो क्यूबिकल वॉइड में जाता है। तो इनडायरेक्टली ये जो AB टाइप फैंसी सा वर्ड आपको लिखकर क्वेश्चन में ऐसी भारी भारी स्टेटमेंट लिखकर क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, इसमें कंफ्यूज करने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने लायक बल्कि कुछ भी नहीं है। ये सवाल CaCl टाइप का सवाल है, और अगर ये CaCl टाइप का सवाल है तो अभी तक मेरे हिसाब से हम 3 क्वेश्चन लगातार CaCl टाइप के कर चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए √3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्या, रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि A पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ अनायन यानी कि B नेगेटिव। A की वैल्यू आपको दी हुई है 380, उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो वो 190 हो जाएगा बराबर, और अगर वो 190 और √3 की वैल्यू, सो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास जो डिस्टेंस, मतलब जो पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि दोनों आयंस के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस मुझे बताना है, वो आ जाएगा 190 √3, जो भी यूनिट आपको डालनी है आप डाल लो। डन। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि अगर बी नेगेटिव की वैल्यू 175 पिकोमीटर है, ठीक है, अगर बी नेगेटिव की वैल्यू 175 पिकोमीटर है तो ऐसे केस में आप बताइए कि आपका आंसर कितना आएगा। तो एक स्टूडेंट पता है क्या करेगा, वो ये करेगा, अच्छा रेडियस ऑफ A प्लस मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 175, अच्छा 190 √3, तो 190 √3 की वो कैलकुलेशन कर लेगा, 190 मल्टीप्लाई बाय 1.732 जो कि हो जाएगा 329.08 के आसपास, और दोनों को उठाकर उसने कर देना है, बोलो क्या, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, खत्म। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया खत्म, और समथिंग उसका आंसर आ जाएगा 144.08। ठीक है, ये उसका आंसर आ भी जाएगा उस पर्टिकुलर बंदे का। तो इसमें गलत क्या है, इसमें कुछ गलत है? नहीं, गलत तो इसमें खैर कुछ नहीं है। गलत इसमें क्या हो सकता है, जो जो स्टेप्स दी थी उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन कर ली और आंसर भी निकाल लिया। तो गलत इसमें सामने वाले इंसान को तो कुछ नहीं दिख रहा कि नहीं इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो गलत नहीं है, मैथमेटिकली तो मैंने सारा काम किया है, और अगर मैंने मैथमेटिकली सारा काम सही किया है, कैलकुलेशन मेरी सही है, तो ऐसे केस में उसको ये लगता है कि 144.08 समथिंग जो उसने अपना आंसर निकाला है वो उसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, यही लगता है उसको, हाँ यही लगेगा।
और उसको ये भी लगेगा कि जो उसने ऊपर आंसर निकाला है ये 190√3 यानी कि कितना था 329.08, ये भी उसका सही है। नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बस ख़त्म। लेकिन इसमें कुछ अपनी तरफ से अफलातूनगिरी मत करना। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। देखो अगेन CSCl का सवाल, आई थिंक रिपीट है क्या? अच्छा नहीं, रिपीट नहीं है। CS प्लस सेंटर में है यूनिट सेल के, उसका तुम्हें रेडियस दिया हुआ है। क्लोराइड आयन का भी तुम्हें रेडियस दिया है। एज लेंथ वो आपसे पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो भैया तुम्हारे लिए ही बना है। अब तुम इसको कर सकते हो बिना किसी हेसिटेशन के कि हाँ रेडियस ऑफ 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि 1.69 प्लस रेडियस ऑफ अनायन यानी कि 1.81 इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ A बराबर। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो ये हो गया 10 और ये हो गया 7, 7 और 8 15, 3.5 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में और √3 आपके डिवीजन में। तो यानी कि यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी 7√3/3। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकाल लेना, मैं इसको इतना ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और उसके आगे बस और तो कुछ पूछा ही नहीं था, बस एज लेंथ पूछी थी, वो हम लोगों ने निकाल ली। नेक्स्ट वाले सवाल में मूव कर जाते हैं। एक बोला है कि एक आयोनिक सॉलिड है, ठीक है, BCC टाइप का है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब वही CSCl टाइप का है बेसिकली। वो डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज 338 पिकोमीटर। वो आपको ये बता रहा है कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 338 पिकोमीटर। यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ये बेसिकली आपको कितना दिया हुआ है, 338 पिकोमीटर। और एज लेंथ पूछ रहा है, तो देखो आयोनिक है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको आयोनिक दिख रही है प्लस आपको FCC दिख रही है, मतलब वो NaCl टाइप है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको आयोनिक दिख रही है प्लस BCC लिखा है, मतलब वो CSCl टाइप है। कहना तो नहीं चाहिए BCC, बट कहते हैं लोग, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं ना। चलो, तो ऐसे केस में अगर ये चीज़ CSCl टाइप है तो देयरफॉर ये नहीं लगता आपको ये रिलेशनशिप होना चाहिए, ये वाला रिलेशनशिप ये होना चाहिए आपका √3 टाइम्स ऑफ A के बराबर होना चाहिए। बताओ, हो गई तुम्हारी समस्या का समाधान। अब तुमको 338 दिया है, 2 से तुम उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, √3 से तुम उसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लो, आ गया ये आपके A। सवाल सॉलिड स्टेट के इतने ही छोटे रहेंगे, बट उसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज आपको समझनी। कल को डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन ना लिखते हुए वो ये लैंग्वेज भी लिख सकता था, इंटर आयोनिक डिस्टेंसेस, या फिर ऐसा लिख सकता था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन, या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो वो लैंग्वेज बस तुम्हें समझनी होगी कि वो लैंग्वेज में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल, एक कंपाउंड XY है, अगेन XY है मतलब ये समझ जाइए कि आयोनिक ही है। जो BCC है मतलब समझ जाइए कि CSCl वाले ही टाइप का ये क्वेश्चन है। उसमें आपको एज लेंथ कितनी दी है, 480। उसमें से अनायन का रेडियस 225, तो आपको कैटायन का पता करना है। तो अब तो रट जाएगा, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ A। तो जिसमें से रेडियस ऑफ कैटायन आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन नहीं दिया है, रेडियस ऑफ अनायन 225 दिया हुआ है, ठीक है, और ये √3 मल्टीप्लाई बाय कितना, 480। तो कैलकुलेशंस आप कर लो, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके रेडियस ऑफ कैटायन कितना आता है निकाल लेना। मेरे पास जो आंसर है वो है 190.7 पिकोमीटर। देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसा है, अगर आपको लैंग्वेज पता है और आप सॉलिड स्टेट के इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो तो कुछ नहीं है, रिपीटिव ही लगता है सब। अब देखो यहाँ पे आ गया सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड आ गया है मतलब ये FCC है, और अगर ये FCC है तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप चलता है, यहाँ पे रिलेशनशिप चलता है 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू, बोलो कितना, इक्वल टू A। जिसमें से एज लेंथ आपको दी हुई है 600 पिकोमीटर। आपको आयोनिक रेडियस Cl नेगेटिव का कितना दिया हुआ है, ये दिया है 190। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये पूछा जा रहा है, यानी कि ये होगा 300 माइनस 190, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि रेडियस ऑफ Na प्लस, जो कि आएगा 110 पिकोमीटर।
तो दो ही टाइप के पैटर्न थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक आपका NaCl था, बहुत ही फेमस। एक आपका CHCl था, अति ज़्यादा फेमस। और उसके बाद हमने एक पढ़ा था CaF2 फ्लोराइड, और एक पढ़ा था एंटी फ्लोराइड। तो जो फ्लोराइड था वो तो सेम NaCl के जैसा ही है, लगभग लगभग। मैं वहाँ पे वर्ड यूज़ करी हूँ लगभग, वो उतना फेमस भी नहीं है, ठीक है। और एक पढ़ा था हमने जिंक ब्लेंड, वो भी FCC के जैसा ही था, ठीक है। बट ये आपको याद रखना है। अच्छा आगे बढ़ो, और कोई क्वेश्चन है क्या? अरे ये क्वेश्चन यहाँ कैसे चला गया, रुको इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलो बोलो। लिथियम आयोडाइड क्रिस्टल हैज़ FCC सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो लिथियम आयोडाइड मतलब बेसिकली वो Ki बोल रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। उसकी एज लेंथ आपको दी हुई है 620 और आयोनिक रेडियस आपको I नेगेटिव की बतानी है। आई थिंक कुछ डेटा इसमें मिसिंग है। अगर मुझे I नेगेटिव की रेडियस बतानी है तो मुझे उसको कम से कम लिथियम की तो रेडियस देनी चाहिए थी। अच्छा चलो जान दो, नहीं दी है तो जस्ट इग्नोर। अच्छा अब ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? हमको तो क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ रेडियस, जैसे ऊपर में कैसा था एनायन का दिया था, कैटायन का हमने निकाल लिया था, फिर अब कैसे करें? तो उसने क्या बोला है कि जो लिथियम आयोडाइड का क्रिस्टल है वो FCC के जैसा है। तो जनरली इस टाइप के क्रिस्टल्स में जो ये अनायन होते हैं, जनरली क्रिस्टल्स में जो अनायन होते हैं ये FCC को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये अब वैसे तो लिथियम वाले जो टाइप के होते हैं वो किसी ना किसी वॉइड्स में जाते हैं, है ना, वो किसी ना किसी वॉइड्स में चले जाते हैं। अब वॉइड्स के बारे में तो यहाँ बताया नहीं है कि कौन से प्रकार का वॉइड्स है, तो मैं बस लिख देती हूँ वॉइड्स में जाते हैं। बाकी जो अनायंस हैं वो जनरली 99% केसेस में वो आपके FCC BCC जो भी दिया रहता है उसको फॉलो करते हैं। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक क्यूब के इस कॉर्नर में आयोडाइड आयन होगा, क्यूब के दूसरे कॉर्नर में आयोडाइड आयन होगा। मैं उसके टॉप फेज की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप फेज, ठीक है। जो उसका क्यूब का जो कोई भी फेज होता है उसमें से मैंने टॉप फेज चूज़ किया है। तो टॉप फेज के दो कॉर्नर्स में क्या होंगे, दो आयोडाइड आयन्स होंगे, एज वेल एज उसके जो नेक्स्ट टू कॉर्नर्स हैं उन नेक्स्ट टू कॉर्नर्स में भी कौन होंगे, आयोडाइड आयन होंगे। थोड़े मेरे आयन्स अनसिमेट्रिकल बन गए हैं बट वो आखिर सिमेट्रिकल ही हैं। और उन सब के बीच में फेस सेंटर्ड में जो होगा, जो चारों को टच कर रहा होगा, ठीक है। जो फेस सेंटर्ड वाला होता है ना वो चारों को टच करता है, फेस सेंटर्ड वाला जो होता है वो चारों को टच करता है, ध्यान रखना। फेस सेंटर्ड वाला चारों कॉर्नर्स को टच करता है, वो भी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्या दिया है, एजलेन दी हुई है 620 बराबर, एजलेन दी हुई है 620। अच्छा एजलेन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ पे लिथियम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है बराबर, लिथियम के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो उसको इग्नोर करना। हाँ ये मत करना कि ठूस दिया लिथियम को भी बीच में, वो मत करना। और ये डिस्टेंस भी आपको कितना दिया है, A। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ज्वाइन करूँ तो ये रेड वाली सेगमेंट क्या है मैडम, ये एक फेज डायगोनल है। जिस तरीके से बॉडी डायगोनल √3a होती है, फेज डायगोनल कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रेड लाइन कितने की होगी, ये √2a की होगी। लेकिन अगर मैं इसको रेडियस के कंसेप्ट से सॉल्व करूँ तो देखो, पहला रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक तीसरा रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक चौथा रेडियस। मतलब वो फेज डायगोनल 4 अनायंस के रेडियसेस को मिलाकर बनी है। सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको √a की वैल्यू दी हुई है कितनी, 620, डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ अनायन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कैटायन के बारे में कोई डेटा ना दिया हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसका जो अनायन है उसको ये मानते हुए कि वो FCC को फॉलो कर रहा है उसके, या BCC को फॉलो कर रहा है, या सिंपल क्यूबिक को फॉलो कर रहा है, और टू फाइंड वर्सेस जो आपका गिवन A होता है उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप ढूंढकर, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी जो मेरे पास है करेंटली वो है 219.17 पिकोमीटर। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है, अदरवाइज सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक NH4Cl टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो BCC को फॉलो करता है। खैर ये CHCl टाइप भी है, मैंने पढ़ाते वक्त भी तुमको बताया था कि CHCl, CSBr, NH4Cl ये उसी कैटेगरी के सब लोग हैं।
यूनिट सेल डिस्टेंस, अब देखो हमेशा बड़े प्यार से एज लेंथ बोलता था, इस बार एज लेंथ बोलने में पता नहीं उसको क्या तकलीफ हो रही थी क्वेश्चन वाले को, उसने नया फैंसी सा वर्ड आपके लिए डिस्कवर किया, यूनिट सेल डिस्टेंस। अगर उसने ये वर्ड आपके लिए डिस्कवर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सेल डिस्टेंस को भी एज लेंथ ही कहते हैं। खत्म हो गया सवाल। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में, यानी कि बेसिकली इसमें क्या कैलकुलेट करना है, वही रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन कितना होगा। और अगर ये BCC है और अगर CSCl टाइप का है तो अब तक तो तुम्हें रट गया होगा कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू √3a/2, रट गया होगा। डन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 387/2, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, आपको NH4 पॉजिटिव का रेडियस निकालना है अगर Cl नेगेटिव का रेडियस 181 लो, मतलब अनायन का रेडियस यहाँ पे 181 दिया है और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से रेडियस ऑफ कैटायन पूछ रहे हैं, क्या कैलकुलेट नहीं कर लोगे, रेडियस ऑफ कैटायन कितना आया, कर लेंगे, कर लेना फिर। तो इस प्रकार के चुन्नू मुन्नू से सवाल आपके पास आएंगे और इन सवालों को आपको डील करना है। एक और पैटर्न का सवाल मैं बता देती हूँ, ठीक है। उसमें ये बोला जा रहा है कि आपके पास CSBr है और ये CSBr CSCl के जैसा अरेंजमेंट रखता है, जिसमें आपको CS पॉजिटिव का रेडियस दिया हुआ है 1.88 एंगस्ट्रॉम और आपको Cl नेगेटिव का रेडियस दिया है 1.82 एंगस्ट्रॉम और क्वेश्चन में पूछ लिया है पैकिंग फ्रैक्शन। लो, अभी तक तो कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, इसने उठा के पूछ लिया पैकिंग फ्रैक्शन। तो इस तरीके के सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए जो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलो क्या, वो ये है A फॉर एप्पल का पता होना और दूसरा Z का पता होना। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये पता है तो क्या होता है भैया पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Z मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एटम। तो एटम को तो हम स्पीयर मान के चलते हैं, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³। अब r की जगह क्या ले, अब r की जगह कई स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन का होल क्यूब। ये नहीं करना है, मैंने पढ़ाते वक्त उस दिन भी बताया था, इनका क्यूब प्लस इनका क्यूब, मतलब बेसिकली A³ प्लस B³ वाले फॉर्मेट में लिखना है। डिवाइड में हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की एज लेंथ A होती है और उसका वॉल्यूम A³ होता है, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन अगर निकालना है तो। अब देखो क्योंकि ये CSCl टाइप का है, तो CSCl के लिए उस दिन हम लोगों ने Z कैलकुलेट किया था, तुम्हें अगर याद होगा तो CSCl के लिए हम लोगों ने उस दिन Z कैलकुलेट किया था। कुछ याद है जिस दिन हम लोगों ने आयोनिक रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा था, क्या बताया था मैंने कि जो CS+ है वो कौन से वाले वॉइड में रहता है, वो क्यूबिकल वॉइड में रहता है। क्यूबिकल वॉइड में रहता है मतलब 8 लोगों से वो टच हो रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था 8। और मैंने क्या कहा था कि वहाँ पर जो उसका Z होगा वो Z कितना होगा 1, क्योंकि वो तो किसी के साथ शेयर ही नहीं हो रहा है, वो तो कम्प्लीटली इनसाइड है ना। और जो Cl नेगेटिव है वो कॉर्नर में होता है, और तुम तो जानते हो कि जितने भी कॉर्नर वाले लोग होते हैं उनका Z हम कैसे निकालते हैं, 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का शेयर कितना होता है 1/8, तो बेसिकली उनका Z होता है 1। अच्छा, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है Cl नेगेटिव का, वहाँ पे उस दिन हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 8। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 8। तो यहाँ पे Z की वैल्यू तो 1 है। अच्छा, रेडियसेस का क्या करें, तो रेडियसेस की वैल्यू आपको दी हुई है, कैटायन का रेडियस दिया है देखो 1.88 1.82। थोड़ी सी मशक्क़त लगेगी क्यूब वगैरह निकाल के उसका एडिशन करने के लिए, खैर उतना तो तुम कर ही सकते हो, फ्री के 4 नंबर उठाने हैं अगर तो, है ना। अच्छा, अपॉन में A³, इसका क्या करूं, तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी हिंट दी हुई है लाइक CSCl, तो ये लाइक CSCl आपको हिंट किस बारे में दे रहा है, ये इस बारे में दे रहा है कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू √3a/2। यानी कि अगर कोई मुझसे यहाँ से A की वैल्यू पूछे तो बेसिकली A इज व्हाट 2 टाइम्स दी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन अपॉन में √3, और उसमें भी वो मुझसे उसका क्यूब बोल रहा है,
है ना, उसमें भी वो मुझसे उसका क्यूब बोल रहा है, ए क्यूब बोल रहा है, तो 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब 3√3, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन का होल क्यूब। तो ये वाली चीज़ तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब अगर तुम थोड़ा सा भी मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो तुमको पता होगा a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को शायद आप यूज़ कर पाओ, और शायद नीचे के टर्म्स और ऊपर के टर्म्स में आप कुछ कैंसिलेशन कर पाओ। अगर तुम अपना छोटा सा दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना चाहते हो कि अरे मैडम ये कौन मैथमेटिक्स का दिमाग लगाए फालतू के, तो बेटर है इस फॉर्मूले में कैटायन की जगह वैल्यू डाल दो, कितनी 1.88, अनायन की जगह वैल्यू डाल दो 1.82, इन दोनों के एडिशन को 2 से मल्टीप्लाई करके √3 से डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू आएगी, फिर जो भी ए की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके उसका क्यूब निकाल दो, खत्म। थोड़ी कैलकुलेशन है बट ट्रस्ट मी आंसर आ जाएगा। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मेरे सामने अभी जो दी है वो 68.07% है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट इस तरीके का काम। तो ध्यान रखना, अगर आपके सेम काइंड से वो यूनिट, सेम टाइम के एटम से अगर वो यूनिट सेल बनाए, तो वो जो उस दिन सिखाया नहीं था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेकेंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो वाला काम करना। लेकिन अगर वो अलग अलग काइंड के लोगों से बना है तो फिर आपको बेसिकली इंटर आयोनिक डिस्टेंस वो पूछ रहा है कि एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। खैर, इस चीज़ को फिलहाल हम लोग अभी यहाँ रोकते हैं, कल इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे।